बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज गुल। नाज़रीन, एवरी वेडनेसडे 6 to 7 PM मैं लेके आता हूं यूके लॉ विद रियाज गुल, जिसमें मैं आपकी लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं और शेयर करता हूं इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नाज़रीन, अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को इमिग्रेशन से जुड़ा कोई मसला हो तो आप भी कॉल पे अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपका मैटर कोर्ट में पेंडिंग है या आपकी हियरिंग हो रही है या आपका केस होमस में पेंडिंग है या अनफॉर्चुनेटली किसी भी स्टेज से वेदर फ्रॉम द कोर्ट या होम ऑफिस से कोई आपको रिफ्यूजल या अनफॉर्चुनेट क्वेश्चन आ गए हैं, जिसके लिए आपको मेरे ख्याल बेस्ट होगा कि आप या किसी लोकल वकील के पास चले जाएं या अगर हमसे आके मिलना चाहते हैं तो आप आके फिजिकली मिलेंगे। और जब तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो क्वेश्चंस होगा या फर्दर सबमिशन होएगी, तो वो जब चीज़ें तमाम डिस्कशन होंगी आप बाय फेस टू फेस, तो हम उन तमाम चीज़ों के साथ गो थ्रू होने के बाद एक बेटर पोजीशन में होंगे कि आपको एक अप्रोप्रिएट एडवाइस कर सकें। क्योंकि होता ये है कि ये जो प्रोग्राम है ये लाइव है, टाइम शॉर्ट होता है और ऑन टॉप ऑफ दैट ये थैंक यू टू द सराज टीवी कि उनकी तमाम मैनेजमेंट का, जिन्होंने ये कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए ये एक ऑर्गेनाइज किया हुआ है प्रोग्राम। क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज है, कोई आपकी जो कॉल है फ्री है और इसका जो मकसद है वो सिर्फ चैरिटी और कम्युनिटी की वेलफेयर और उनको सिर्फ बदलते हुए कवानीन के बारे में बताना या अनफॉर्चुनेटली अगर किसी को कोई छोटी-सी या कोई स्मॉल सी एडवाइस चाहिए हो, वो देना है। इसके साथ-साथ क्या होता है कि आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं और हम जो बातें कर रहे हैं, वो आज के लॉ के मुताबिक हैं। मुझे नहीं पता कि अगर ये प्रोग्राम आप रिकॉर्डिंग में देखोगे या किसी और सोशल मीडिया पे देखोगे, यानी यूट्यूब वगैरह पे या फ़ेसबुक पे, अगर उस वक़्त लॉ चेंज हो गया, तो इसलिए हमारी ये एक डिस्क्लेमर या एक रिक्वेस्ट होती है तमाम व्यूअर्स को कि जब आप अपना केस डालें या एप्लीकेशन आप अपनी सबमिट करें, तो उस वक़्त के जो लेटेस्ट लॉज़ हैं, उसके बारे में या तो खुद कॉन्फिडेंट हों, उसको प्रॉपर्ली थॉरोली स्टडी कर लें। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग ना हो तो किसी फ्रेंड से एडवाइस ले लें। लेकिन अगर आपके पास ये दोनों ऑप्शन ना हों, तो फिर ये जो एटलीस्ट ऑप्शन लगा लें या फर्स्ट बेस्ट चॉइस लगा लें कि आप लाज़मी तौर पे किसी सॉलिसिटर को डिस्कस कर लिया करें। क्योंकि इमिग्रेशन में प्रॉब्लम क्या आता है कि इसमें फिर ऑल्टरेशन या उसके बाद अमेंड करने की चॉइस बहुत कम होती है, या ऑप्शन बहुत कम होती हैं। जब आप एप्लीकेशन कर देते हो, अनफॉर्चुनेटली राइट और रॉन्ग, उसके बाद अगर उसका कोई नेगेटिव डिसीजन आता है, तो उसको फिर रेक्टिफाई करना काफ़ी कुड बी समटाइम्स डिफिकल्ट और अनफॉर्चुनेटली समटाइम इज इम्पॉसिबल। तो इसलिए मेक श्योर करें कि जब भी आप एप्लीकेशन करें या तो खुद कॉन्फिडेंट हो या फिर प्लीज़ किसी एक्सपर्ट से लाजमी उसकी एडवाइस ले लें। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें जो फ़ील बंदा करता है, मसलन एप्लीकेशन के अंदर जुलाई 2012 से ये लॉ बना था कि अगर आप किसी चीज़ को हाइड करते हो या अनफॉर्चुनेटली आप उसको मिस कर जाते हो कि आपका इंटेंशन ये नहीं थी, लेकिन फिर आप उसको डिस्क्लोज़ नहीं कर सके। हाइड करना और अनफॉर्चुनेटली डिस्क्लोज ना करना, दोनों के ऊपर डिसेप्शन का के ज़ुमरे में आते हैं। तो इसलिए सम टाइम आदमी कहता है कि यार ये माइनर है, लेकिन वो जब मेंशन नहीं करते और बाद में जब होम ऑफिस उसको डिग ऑन करता है और पता चलता है कि ये आपने चीज़ नहीं बताई, वो ना बताने का मतलब वो ये समझते हैं कि शायद आपने इंटेंशनली या पर्पसली उसको हाइड किया है और उसके लिए फिर वो आपको रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं और उसके ऊपर कैप भी लगा सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप करें तो मेक श्योर कर लें कि आपने अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन की है। जो आजकल ज़्यादा लोगों का कंसर्न्स होते हैं, वो ये हैं कि क्योंकि एप्लीकेशन ऑनलाइन हो रही हैं और उसके बाद क्या करना पड़ता है कि जब सबमिशन करने के बाद आप उसकी सबमिशन करते हो और चीज़ें आती हैं। ये आज साथ-साथ डिस्कशन चलेगी, लेकिन साथ-साथ कॉल आ रही है, लेते हैं फर्स्ट कॉल। जी, फरमाइए। हेलो। हेलो, हाय। हेलो, मैं हाय। साइरा बात कर रही हूँ। जी, हम आप आपका लाइव शो हैं, बोलें। बहुत शौक से देखते हैं। बहुत थैंक यू जी। मैंने ये कहना था कि हमारी एक यूके बेस्ड कंपनी है यहाँ पे और राइट। हम अभी
4 एम्प्लॉइज हैं, हम्म, तो हमें स्टाफ की काफी शॉर्टेज है। राइट। तो क्या कोई ऐसी एप्लीकेशन है कि हम इनसाइड या आउटसाइड द यूके से कोई रिक्रूट कर सकें, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया? ठीक ठीक। ओके मैडम, आपने सवाल समझ लग गया, प्लीज टीवी पे सुन सकती हैं, आप कॉल बंद कर दें, आप टीवी पे सुन सकती हैं आंसर जी। ओके, ओके, थैंक थैंक यू। देखें, ये हमने लास्ट 2 प्रोग्राम में इसी पे ज़्यादा डिस्कशन की थी, क्योंकि उसकी 2 रीजंस हैं। नंबर 1 ये है कि ड्यू टू अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू ब्रेग्जिट, और उसके बाद फिर पेंडेमिक, ये 2 जो डिजास्टर तो शायद नहीं पेंडेमिक वाला होएगा, लेकिन जो हमारा डिसीजन था हमारे यूके पब्लिक का, हमने ब्रेग्जिट साइन किया। उस पे क्या हुआ कि 2 चीज़ों से जो बहुत सारी हमारी बिजनेस कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है। स्पेशली हमारे जो स्किल्ड वर्कर हैं उनकी इंतहाई शॉर्टेज है यूके के अंदर। आप जस्ट नेम इट, कोई भी बिजनेस आप देख लें, उनको यही सुबह शाम उनका क्वेश्चन है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, रिलायबल स्टाफ नहीं है, हमारे पास क्वालिफाइड या एक्सपर्ट स्टाफ नहीं है, या जिस फील्ड में, जैसे वो बेशक आप रेस्टोरेंट लगा लें या आप आईटी में देख लें, उनके पास रेलेवेंट, रिलायबल और एक्सपीरियंस स्टाफ की शॉर्टेज चल रही है। नंबर 1 ब्रेग्जिट और पेंडेमिक आया, और उसके साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी भी आई है, वो ये कि यूके गवर्नमेंट ने लास्ट समर से ये डिसीजन लिया है कि जो लोग यहाँ से डिग्री करेंगे या मास्टर करते हैं या 3 साल का ग्रेजुएशन करते हैं या 4 साल का ऑनर करते हैं या उसकी या पीएचडी करते हैं, तो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वाइल वंस दे फिनिश देयर स्टडी, दे कैन स्विच फ्रॉम टियर 4 स्टूडेंट टू द ग्रेजुएट स्कीम, और उसके बाद उनके पास राइट है कि ड्यूरिंग द देयर पोस्ट स्टडी वर्क वीजा दे कैन स्विच फ्रॉम 2 इयर्स टू टियर 2 वर्क परमिट या स्किल्ड वर्कर जिसे हम बोलते हैं। ओके, इन दोनों सूरतों में रिगार्डलेस आप विद इन कंट्री किसी को रिक्रूट करना चाह रहे हो या हायर करना चाह रहे हो, या आप फॉरेन से किसी को स्पॉन्सर करना चाह रहे हो, दोनों सूरतों में हो क्या रहा है कि आपको स्पॉन्सर लाइसेंस रिक्वायर्ड है। हम बार बार ये रिपीट हो रहा है एंड ईच एंड एवरी डे हमारे टॉपिक पे ये बात हो रही है। इवन फिजिकल जब हमारे ऑफिस में क्लाइंट आते हैं तो उनका भी यही सवाल होता है कि हमने स्टाफ को हायर करना है या हमें बंदों की शॉर्टेज है, तो व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन। नंबर 1, देखिए, कंपनी को सबसे जो पहला पार्ट है वो ये स्टेब्लिश करना है कि जो कंपनी है या बिजनेस है, वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो यूके के अंदर एग्जिस्ट करती है और उनका यहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड है। अब एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से अगर यहाँ पे आपने कोई सर्विसेज सेक्टर में जाना हो, आईटी कंपनी है, बेशक कोई सिक्योरिटी कंपनी है, या कोई इवन स्टेट एजेंसी है, आपको मार्केटिंग के लिए, आपको डील करने के लिए, आपको बिजनेस मैनेजर के लिए आपको स्टाफ की शॉर्टेज है। वो तमाम बिजनेस आप हायर कर सकते हैं या स्पॉन्सर सप्लाई कर सकते हैं जो यहाँ पे यूके के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरीके से फूड सेक्टर में चले जाएं, वो बेशक रेस्टोरेंट है या आप उसकी कोई कैटरिंग करते हो, आप कंपनी को फूड पहुंचाते हो, अब आपके पास बंदों की शॉर्टेज है, यस आप भी जा सकते हो। इसी तरीके से अगर कोई चैरिटी कंपनी है, वो बेशक नेम इट के जो भी रिलीजियस हमारे प्लेसेस है, वो मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, अगर आपको वहाँ पे जो रिलीजियस चाहिए बंदे, वो आ सकते हैं। रिलीजियस वो 2 टाइप के होते हैं, या तो वो आपको प्रीच करने के लिए आ रहे हैं, टीच करने के लिए आ रहे हैं, या एज ए रिलीजियस वर्कर भी हो सकते हैं। तो दोनों सूरतों में आप यहाँ पे बंदों को बुला सकते हो। लेकिन इसके साथ ऑन ऑफ बेशक आप मीडिया के बंदे हो चाहिए हैं, या आप शॉर्ट टर्म स्किल्ड वर्कर को लेके आना चाहते हो, आपके वीजे आ रहे, तो जो मतलब नेम इट, जो शख्स या पर्सन यूके में रह रहा है, अगर उसको वीजा एक्सटेंशन लेनी है या वो फॉरेन से यहाँ पे आना चाह रहा है, तो उनको किसी ना किसी कैटेगरी के अंदर ही आना पड़ेगा। कुछ लोग हम एक कैटेगरी की बात करते हैं, स्पोर्ट्स वीजे पे आ गए। सेकंड,
वर्क परमिट पे आ गए, अब जो स्टडी पे आ गए, और थर्ड जो है वर्क परमिट पे आ गए। तो जो वर्क परमिट पे लोग आ रहे हैं, या स्किल्ड वर्कर आ रहे हैं, या शॉर्ट ऑक्यूपेशनिस्ट वाले आ रहे हैं, वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ इसी पे आएंगे कि यहाँ पे आकर अपनी जॉब स्टार्ट करें। लेकिन आने से पहले उनको कंपनी से कॉस्ट लेटर चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। अब कॉस्ट कौन देगा? वो कंपनी जो यूके में बेस है। अब उस कंपनी को कैसे अथॉरिटी मिलेगी? कंपनी को, इंडिविजुअल को या ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले होम ऑफिस के अंदर स्पॉन्सर लाइसेंस की एप्लीकेशन करनी पड़ती है। आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लगाते हो कि नंबर 1 कंपनी यहाँ एग्जिस्ट करती है, कंपनी का सर्टिफिकेट है। नंबर 2 कंपनी का बैंक अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट है, वो यहाँ रन हो रही है। नंबर 3 कंपनी का जो है HMRC के साथ VAT रजिस्टर है, VAT दे रही है। साथ ही साथ कुछ कॉल आ रही हैं, लेते हैं जी कॉल। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हम आपका बहुत अच्छा शो देखते हैं। थैंक यू जी, बहुत हमारे शुक्रिया। दोस्तों ने आपसे ये शो से काफी फायदा, उनको व्यूज वगैरह लगे हैं। थैंक यू। मेरा क्वेश्चन है कि जो जो पाकिस्तान से स्पाउस को बुलाते हैं, तो क्या उसकी जो फीस वगैरह सेम पहले ही है या अभी अप्रैल के बाद कोई इंक्रीज हुई है? क्या उसका जो 18,600 की रिक्वायरमेंट है ठीक सेम वही चल रही है? ठीक तो अगर वो स्पाउस यहाँ पे आयता है ठीक तो क्या फिर हम स्टिल अगर उनको जो एक्सटेंशन के टाइम जो रिक्वायरमेंट है वो जी मेंटेन करनी पड़ती है? क्या उसमें कुछ चेंजिंग वगैरह आई है? तो जी प्लीज अगर मैं फोन बंद कर देता हूँ तो मुझे काइंडली आप टीवी पे आंसर दे दें। नो प्रॉब्लम। थैंक यू आपकी कॉल का और आपके अप्रिसिएशन का। आप अगेन पहले भी स्पॉन्सर लाइसेंस बात कर रहे थे, तो इसलिए जो स्पॉन्सर जब अप्लाई करते हो तो आपने सबसे पहले कंपनी सर्टिफिकेट देना होगा। नंबर 2, उसके बाद आपको कंपनी, आपकी कंपनी रन हो रही है, आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। थर्ड, आपकी कंपनी जहाँ पे बेस कर रही है, क्या आप उसकी ओनरशिप है तो लैंड रजिस्ट्री होएगी। अगर आप वहाँ पे टेनेंसी एग्रीमेंट है तो फिर आपकी लीज होएगी। और इसी तरीके से कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं स्टाफ, तो आपको आपका HMRC के साथ पेरोल पेई रेफरेंस नंबर होएगा। कंपनी की टर्नओवर 75 या 85 से अबव है तो आप वैट रजिस्टर होंगे, तो आपको VAT देनी का सर्टिफिकेट होएगा। और इसी तरीके से जो आपका स्टाफ काम कर रहा है उसका, उसको बोलते हैं हायरार्की चार्ट, वो हमें देना होगा। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स लगा के जब हम एप्लीकेशन करते हैं एंड विद एक्सप्लेनेशन कि हमें ये बंदा हमारी कंपनी है, ये हमारे बंदे इस तरीके से काम कर रहे हैं, और हमें इस पोजीशन के लिए, इस पोस्ट के लिए हमें बंदा रिक्वायर्ड है, तो फिर आप एप्लीकेशन करते हो। 90% जब आप एप्लीकेशन करते हो तो आपको स्पॉन्सर लाइसेंस मिल जाता है ऑन द असेसमेंट ऑन द बेस ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। बट सम टाइम वो फर्दर क्वेश्चंस पूछते हैं कि अगर आपकी जॉब किसी बंदे को दे रहे हो तो क्या उसका स्टेटस क्या है, आपके माइंड में है कौन है, उसकी एक्सपर्टीज क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, अगर वो विद इन कंट्री है तो उसकी क्या पोजीशन है, वेदर ही इज वर्किंग विद यू और जस्ट यू वांट टू रिक्रूट समवन फ्रॉम द न्यू स्टाफ। तो ये तमाम एक क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन भी अगेन आप उसको प्रॉपर्ली फिल करते हो तो वो मुतमिन होने पे आपको स्पॉन्सर लाइसेंस ग्रांट कर देते हैं। आपकी कंपनी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन या एज इंडिविजुअल कंपनी के होम ऑफिस के यूके वेबसाइट की के ऊपर आप एज ए स्पॉन्सर लाइसेंस विद ए रेटिंग आप वहां डिक्लेयर हो जाते हो। किसी भी चेक करना, आपका नाम डालेंगे, सर्च करेंगे तो आपका नाम वहाँ पे आएगा। जब कैश निकालोगे तो आप एक रेफरेंस नंबर आएगा, और जो फिर वो इंडिविजुअल होएगा, जो एप्लीकेंट होगा, वो उस पे एप्लीकेशन करते हुए जब आपका जो जो जनरेटेड जो रेफरेंस नंबर होएगा वहाँ डालेगा, तो वो उसके पास राइट है कि वो एप्लीकेशन करेगा। अब इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट तो ये है कि जो आपने स्पॉन्सर लाइसेंस की लिया है, ये बेसिकली इज बिलोंग टू द कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन और द इंडिविजुअल। बट जो एप्लीकेंट है उसकी एक अलग असेसमेंट होगी। सपोज करें कि मेरे पास स्पॉन्सर लाइसेंस है, मेरी लॉ फर्म है, अब जिसको मैं हायर करने जा रहा हूँ, अगर वो लॉ, मैं कहता हूँ कि मुझे सोलिसिटर चाहिए ये फॉरेन लैंग्वेज बोलने वाला, अगर उसे लॉ नहीं किया हो, ही कैन बी क्वालिफाइड। अब सेकंड फेज उसका आता है एप्लीकेंट का। फर्स्ट, कंपनी जज होएगी, या कंपनी विल बी असेस्ड बाय द होम ऑफिस वेदर दे आर एलिजिबल और नॉट। ऑन द सेकंड फेज आएगा कि जो एप्लीकेंट है वो देखा जाएगा वेदर ही इज क्वालिफाइड और नॉट। अगर वो क्वालिफाइड करेगा तो उसको यहाँ पे वीजा मिल जाएगा, वो 3 साल का भी हो सकता है, 5 साल का भी, और उसके बाद एक्सटेंड के बाद अगर टोटल वो 5 साल मुकम्मल कर देगा तो उनके पास राइट है कि वो यूके में यहाँ पे इंडेफिनिट अप्लाई करे।
ड्यूरिंग दिस उसका टेन्योर फॉर 5 इयर्स उसके पास राइट है कि अगर बच्चे या फैमिली यहाँ पे है तो उनको एज ए डिपेंडेंट वीजा अप्लाई किया जाए। अगर फॉरेन है तो अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को एज ए डिपेंडेंट यहाँ पे स्पॉन्सर कर सकते हैं। बच्चों की एजुकेशन मेडिकल फ्री है जैसे कि नॉर्मल, लेकिन अगर वो यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो फीस पे करनी पड़ती है, जैसे कि अभी आजकल उन्होंने कहा कि जो नेशनल स्टूडेंट हैं उनको भी एक यूनिवर्सिटी फीस पे करनी पड़ती है। तो बहुत सारा सवाल लोगों का सवाल था स्पॉन्सर लाइसेंस के ऊपर, तो इसलिए ये आज समझा कि लकी रिकॉल भी आ गई और साथ डिस्कस भी कर लिया। लेकिन कुछ लोगों का भी सवाल है कि जी अगर हमें स्पॉन्सर लाइसेंस है तो क्या हमें गारंटी के में लाइसेंस मिलेगा? भाई ये दो चीज़ें अंडरस्टैंड करें। लाइसेंस मिला है ऑन द बेस ऑफ द कंपनी एग्जिस्टेंस, उसकी सर्विसेज, उसकी टर्नओवर और उसके तमाम जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं। लेकिन जो एप्लीकेंट को वीज़ा मिलेगा वो डिपेंड करेगा कि एप्लीकेंट क्या वो क्वालिफाइड करता है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है और वो उसको असेस करना किया जाएगा। तो इसलिए ये हम तमाम दोस्तों को बार-बार ये सवाल आता है तो हम ये कहते हैं कि भई ये रिपीट कर चुके हैं। प्लीज़ पहले कंपनी फर्स्ट द कंपनी शुड मेक द एप्लीकेशंस एंड देन जब एप्लीकेंट की बारी आएगी फिर आप देख लेना कि कौन-सा कैंडिडेट जो अप्लाई करने जा रहा है आपको सूट करता है फॉर दिस पोस्ट के लिए। साथ कोई कॉल आ रही है, लेट मी द कॉल। हेलो 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 जी फरमाइए। I just want to ask. जी प्लीज प्लीज। Yeah, I just want to ask question, please. जी व्हाट्स द क्वेश्चन मैडम? I just want to know because I've applied for my husband and on this one, like spouse extension visa, but his BRC has turned up and it's only valid for 1 year. So 1.5 year. So I just want to know, is there any new rules? Because his visa is valid until Jan 2024. So is there any new rules coming up, or shall we inform Home Office that there is an error on the BRC? So just one question. So did you apply for extension within a country, don't you? Yes. Okay, all right. Okay, no problem. Thank you, madam. I think you can switch off your mobile phone and you can listen the answer on the TV. Oh, thank you very much. Okay, no problem. I believe if anybody within a country made application for the extension as a spouse visa, it should be granted for 2.5 years. In my understanding, there's a more likely it's a I think the typo error. So what you can do, you should email and write a letter to the Home Office and send a copy of your the BRP card and tell them, okay, I think you need to make to explain a bit more to saying yes, we met on this date. My husband came in the UK under the spouse visa on this date. On the completion or prior to expire his leave to remain in the UK, we made the application for extension, and the application was made on this date, which was acknowledged and received by the Home Office on this date. And now we receive this BRB card, which is going to be expired on this date. But if we carry on keeping or remain this card, then we need to apply one more extension. It costing me to pay the Home Office fee, NHS fee. So to avoiding to extra cost. So could you please check the mistake was made from your end? So could you please rectify as soon as possible to number one to save our money. Number two, so in the hustle for extension one more times. So could you please rectify? On top of that, because we pay the full home office fee, we pay the full IHST. So why you grant the visa for 1.5 years instead of 2.5 years? So could you please rectify at this stage? But if you get the rectification at this stage, is much better. While if you keep silent or quiet, and by the next 1.5 years, when you go to the Home Office, they will say, why not you made the application that times? Why you not notified us on that times? So ideally, you should write, first of all, send the email, and the same time you can write a letter as well. But make sure when you either do the email or the by post, send the copy of the BRP card with, I think the details letter could be the 1 page, 2 page, but try to be explained as much as possible with the exact date
and with the reference. Even when you send the application, you can tell them, okay, I send the application by recorded delivery. This is the date of the delivery. Or if you pay the Home Office and NHS fee, so you can mention, yes, the fees has been paid. This is the record, because we pay the fee for IHST, which is I think 16 or 15, 60 pounds for 2.5 years. And why you grant visa just only for the 18 month instead of the 30 month? So I think ideally this is the best time to rectify this issue, because this issue is made not from you, and this is a the typo. I can only say I believe this is typo error. So if you asking, they rectify immediately and they can issue the new card. Otherwise, it will be a problem for you when you're going after 2 years or after 18 months to Home Office to saying, oh, we know completed 5 years, so I want extension because I paid the fee. Then it will be too late. Ideally, yes, you can send a letter or email, explain and give the documentary evidence, so the immigration officer should be in a comfortable zone to take a decision to rectify this issue. That's the best option. थैंक्स फॉर योर कॉल एंड अप्रिसिएशन। जो बात हम कर रहे थे, उसके बाद हमने स्पॉन्सर लाइसेंस की हो रही थी। एक और सवाल साथ आया है स्पाउस वीजा के लिए। आई थिंक वी विल टॉक इन डिटेल्स आफ्टर द ब्रेक, क्योंकि लास्ट 2 मिनट हैं, तो मेरे ख्याल हम स्पॉन्सर लाइसेंस पे बात कर लेते हैं और उसके बाद आफ्टर द ब्रेक विल टॉक अबाउट स्पाउस वीजा। जो सवाल था कि अगर आप अप्लाई करते हो तो उसके रिक्वायरमेंट क्या है। अगेन स्पॉन्सर लाइसेंस पे अब क्या होता है कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अगर हम लोग यहाँ पे हैं तो हमारे डिपेंडेंट का हमारी फैमिली की पोजीशन क्या है। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि उनको मेडिकल, एनएचएस और एजुकेशन फ्री है, जो कि एक नॉर्मल, लेकिन यूनिवर्सिटी की फीस बेशक आप ब्रिटिश नेशनल हो या आप डिपेंडेंट हो तो आपको पे करनी पड़ती है, वो पे करनी पड़ेगी। लेकिन मेडिकल ऑफ कोर्स क्योंकि अपने फीस पे की होती है तो आपको वो फ्री होएगा। लेकिन साथ ही साथ एक इस पे कंडीशन ये है कि जब आप अपनी एप्लीकेशन करते हो 5 साल के बाद, ऑन दैट टाइम भी आपने ये बात साबित करनी है कि कंपनी को अभी भी आपकी ज़रूरत है और जो आपकी जॉब है स्टिल इज़ उनके लिए रिक्वायर्ड है, एंड आपकी सर्विसेज द कंपनी स्टिल रिक्वायर्ड योर सर्विसेज। समहाउ पीपल ये कहते हैं कि शायद हमें 5 साल के बाद एम्प्लॉयर की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स कि आपको कैश नहीं चाहिए, आपको उस स्टेज पे while you applying for the indefinite, that time you know required the course letter, but उस टाइम आपको कंपनी से एक कंफर्मेशन लेटर चाहिए होगा कि ये कहना कि yes we can confirm that the above named individual ABC been our company for last 5 years, he always work and he's our assets, he's a asset for the company, he did very hard work, but his job is still is valid and we need his services, his and her services and his expertise। ये इस वजह से ज़रूरी है कि आपकी continuity of the job is the essential and the basic principle for get the ILR। अगर उस स्टेज पे कंपनी कहती है कि इनका 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, इसने पूरे कर लिए और अनफॉर्चुनेटली अब ही इज़ नॉट आवर एम्प्लॉय एनी मोर, तो फिर आपकी जो इंडेफिनिट की एप्लीकेशन है उस पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो इसलिए वो बहुत ही स्टेज सेंसिटिव है। कुछ लोगों का जो अपना ख्याल होता है कि शायद नहीं, तो इसलिए मैं बता दूं, तो एक्सटेंशन टाइम हमें लाजमी तौर पे उस वक्त कंपनी से लेटर लेना होता है। तो इसलिए ये कंडीशन है कि वन जो मेरा एप्लीकेशन आपको कॉस्ट चाहिए, एक्सटेंशन टाइम आपको कैश लेटर चाहिए, लेकिन जब आप जाते हो इंडेफिनिट पे कैश नहीं चाहिए, लेकिन कंपनी की तरफ से आपको लेटर ऑफ कंफर्मेशन वो रिक्वायर्ड होता है कि आपकी स्टिल आप वहाँ पे एम्प्लॉय हो एंड योर जॉब इज सब्सिस्टिंग एंड दे रिक्वायर्ड योर सर्विसेज फ्रॉम नाउ टू ऑनवर्ड, इसलिए ताकि आपको इंडेफिनिट ग्रांट हो सके। स्पाउस वीज़े के लिए क्या है कि अगर आप यूके के अंदर से या अब्रॉड से इंटीग्रल अप्लाई करते हो, तो दोनों सूरतों में आपको जो मेनली रिक्वायरमेंट है वो आपको इनकम थ्रेशोल्ड को मीट करना है। अभी तक आज के लॉ के मुताबिक जो थ्रेशोल्ड रिक्वायरमेंट है, अगर आप अप्लाई कर रहे हो हस्बैंड को या वाइफ को यूके के अंदर, तो आपको अपनी जो इनकम है वो 18,600 से अबव होनी चाहिए।
आपको 1 साल की जो आपकी इनकम है वो 18,600 रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर आप सेम कंपनी के साथ सेम रोल के ऊपर और आपकी जो पे है वो बिल्कुल सेम है और काम करते हो, तो आप अगर 6 मंथ की अगर आप 6 मंथ की अपनी पे स्लिप दिखाते हो, तब भी आप क्वालिफाइड कहते हो कि आपको देखा जाए। होता ये है, ऑप्शन है 1 ईयर से 6 मंथ का, लेकिन आपके पास राइट है कि आप अपने पूरे 12 मंथ की इनकम पे स्लिप दे दें, साथ आप 6 अपने 12 मंथ की बैंक स्टेटमेंट दे दें, और आपका ये सबूत होएगा कि जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है एक्सक्यूज मी, आपकी जो पे स्लिप्स हैं वो आपका सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन उसको कोलैबोरेट करने के लिए या वेरीफाइड करने के लिए जो प्रूफ ऑफ इनकम है वो आपके बैंक में पैसे आ रहे हैं, ये आपका प्रूफ ऑफ इनकम होएगा। दोनों चीज़ों का जो आप क्लेम कर रहे हैं कि आपकी इतनी इनकम है, उसको सोर्स ऑफ इनकम और प्लस सोर्स ऑफ इनकम को साथ कोलैबोरेट करना कि आपका जो प्रूफ ऑफ इनकम है एज ए बैंक स्टेटमेंट, ये दोनों बहुत मस्ट होते हैं। साथ ही साथ होम ऑफिस के पास या इमिग्रेशन ऑफिसर के पास या इंटीग्रेशन ऑफिसर के पास ये राइट है कि वो HMRC से आपकी वेरिफिकेशन भी कर सकता है कि आपने इतनी इनकम डिक्लेयर की है, क्या इसकी इनकम है और क्या इसने उस पर टैक्स वगैरह तमाम पेड हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉई हो तो फिर आपको अपने लेटेस्ट जो कि लास्ट ईयर होता है उसके लास्ट ईयर के आपको अकाउंट जमा करवाने पड़ते हैं, और उन अकाउंट के भी अंदर अगेन आपकी जो इनकम है वो 18,600 से अबव होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने स्पाउस का प्लस एक डिपेंडेंट बच्चे का अप्लाई करना हो तो फिर जो रिक्वायरमेंट वो 22,400 है। अगर आपके 2 बच्चे हों तो फिर आपकी 24,800 पाउंड है, लेकिन अगर 3 हों तो उसमें 2400 पाउंड ऐड अप करते जाएं। तो ईच डिपेंडेंट के लिए अगर आप 2,400 पाउंड ऐड करते जाओगे तो वो आपकी रिक्वायरमेंट बनती है वीज़ा अप्लाई करने के लिए। लेकिन अब एक मिसाल देता हूँ कि अगर आप सपोज करें जून जुलाई में वीज़ा अप्लाई कर रहे हो और आपने क्लेम किया है सेल्फ एम्प्लॉय, तो वो बनता है 1 अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक। अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि हमारे भी जो टैक्स हैं वो ड्यू नहीं है, हमारे पास टाइम है कि हम लोग सितंबर तक अप्लाई करें, तो क्या हम 2021 वाले अकाउंट पे अप्लाई कर सकते हैं? मेरा आंसर होगा नहीं, वो नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से सॉरी कॉल आ रही है, लेते हैं कॉल साथ साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम मेरी बहन। रियाजपुर बात कर रही है? जी मेरी बहन, आप लाइव हैं, बोले सवाल क्या आपका जी? हम लोग ईगल नेशनल है, तो मैंने ये पता करना था कि अब हमारा क्या स्टेटस होगा या आफ्टर ब्रेक्सिट के। आपके पास स्टेटस कौन सा है इस वक्त? प्री सेटलमेंट? नहीं, कोई भी नहीं है। और कब आए हो आप लोग? 10 साल हो गए हैं। 10 साल हैं यूरोपियन है, आपने कभी कोई वीजा अप्लाई नहीं किया यहाँ पे प्री सेटलमेंट या सेटलमेंट? नहीं, कुछ भी नहीं अप्लाई किया। कोई रीजन पता नहीं बस था? कभी नहीं, पता भी नहीं था, कभी ख्याल ही नहीं था कि ऐसे ब्रेक्सिट होगा और ऐसे मसले होंगे। राइट, ओके, थैंक यू। आप टीवी पे मेरी बहन सवाल सुने, आंसर सुने, मैं बताता हूँ उसके ऊपर, ये पहले सवाल फिनिश करने के बाद। राइट, शुक्रिया। अल्लाह। नो प्रॉब्लम। अच्छा, जो फर्स्ट क्वेश्चन चल रहा था कि अगर सपोज करें जून जुलाई में अप्लाई करते हो तो दो के आपके जो अकाउंट्स हैं वो ड्यू है, आप जल्दी तक अप्लाई सबमिट कर सकते हो, तो आपको अपने 2021 वाले अकाउंट पे रिलाई नहीं करना चाहिए। ये हमारे तमाम व्यूअर से, कॉलर से, क्लाइंट से एडवाइस होती है कि प्लीज़, अगर आप बेशक आपके पास एक टाइम है, ये आपको एक ग्रेस टाइम दिया हुआ है कि आपके पास राइट है बाय द HMRC कि यू कैन सबमिट योर अकाउंट अप टू द जनवरी और दिसंबर, बट क्योंकि आपको इमिग्रेशन पर्पस के लिए वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको अप्रैल 21 से लेके जो मार्च 22 तक के अकाउंट बनते हैं वो सबमिट होने चाहिए। साथ आप इसी 12 महीने की बैंक में साथ लगाओगे ताकि जो आपका क्लेम है वो सोर्स एंड प्रूफ दोनों साबित हो जाएं, और आपके जो अकाउंट जमा हैं, सबमिट हैं, टैक्स पे कर दिया है, और आपको ऑन टॉप ऑफ दैट अपने अकाउंटेंट से लेटर जमा करवाना होगा
कि वो कंफर्म करेगा आपकी डिटेल्स, आपका अकाउंटेंट है, एंड ही विल कंफर्म कि हाउ मच यू अर्नड एंड हाउ मच इज योर डिक्लेयर द अमाउंट, द टैक्सेबल अमाउंट, एंड देन यू हैव टू पे द टैक्स एज वेल। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। सब लोगों का ख्याल होता है कि नहीं मेरे अकाउंट्स में ऐसा मैं नहीं करना चाहता, तो मेक श्योर करें कि प्लीज़ आपके अकाउंट जमा होने चाहिए। एक और सिनेरियो मैं डिस्कस करता हूँ कि कुछ लोगों का ख्याल है कि पहले मैं एम्प्लॉय था, ड्यू टू ब्रेग्जिट की वजह से मैंने सेल्फ एम्प्लॉय हो गया, लेकिन मुझे भी साल हुआ है तो मेरे भी अकाउंट्स ड्यू नहीं हैं, और जो ड्यू होंगे जाके सपोज करें नेक्स्ट 5 मंथ के अंदर। तो भई आपके पास राइट है कि आप जब 12 महीने हो गए हैं, आप अपने अकाउंटेंट से कह के महीना कोई भी अपना एंडिंग या अकाउंट्स मंथ बना सकते हो, और उस महीने के अंदर अपने जो 12 महीने पूरे हो गए, अगर सपोज करें जून का महीना है तो यस आपको जो फाइनेंशियल ईयर है वो जुलाई टू जून भी कर सकते हो। तो लिहाजा आप अपने जून तक के जो इवन मैनेजमेंट अकाउंट भी हो जाएं और वो भी साल लगा के अकाउंट कंफर्म कर दे, तो किसी हद तक वो भी एक्सेप्टेबल हो सकते हैं। इट विल बी एटलीस्ट ऑप्शन, ये कोई चॉइस नहीं है, बट अगर आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो तो आप मैनेजमेंट अकाउंट पे विदाउट विद कंफर्मेशन लेटर फ्रॉम द अकाउंटेंट यस आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आइडियल ये होता है कि अगर आपने मैनेजमेंट अकाउंट बना लिए हैं और उसी टाइम के आप अकाउंट अपने सबमिट भी कर सकते हो, सब्जेक्ट टू कि आपका अकाउंटेंट आपको उस पर एडवाइस करता हो। जो स्पाउस वीजा के लिए पहला जो सवाल था हमारे कॉलेज का कि क्या हमारी इनकम कम हुई ज़्यादा हुई है, बिल्कुल 18,600 है, आपको उस पर अप्लाई करना पड़ेगा और ये प्रूव करनी होगी कि आपकी इनकम थ्रेशोल्ड मीट कर रहे हो। नंबर 2 आपका रिलेशनशिप जो कि मैरिज सर्टिफिकेट होएगा, अगर उर्दू में वो है रिलीज मैरिज है या हिंदी में है तो आप उसको ट्रांसलेट कराओगे इंग्लिश के अंदर। और इसी तरीके से आपका जो नादरा का अगर पाकिस्तान से कर रहे हैं तो नादरा का जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो भी साथ लगाना पड़ेगा। और थर्ड ये है कि आपके पास यहाँ पे सफिशिएंट अकोमोडेशन है। नंबर 4 आप रेगुलर अपने कॉन्टैक्ट में हो, व्हाट्सएप के ऊपर, ईमेल के ऊपर आप आपस में हमेशा कॉन्टैक्ट के अंदर रहते हो और जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हो, या अगर वो आपको कोई पैसे सेंड कर रहे हैं उसका प्रूफ होना चाहिए। और जो सबसे मेन पार्ट है, कुछ कंट्री के अंदर जो एप्लीकेंट है उनको ये कंडीशन है कि आपने अपने कंट्री से टीबी टेस्ट करवाना है ताकि मेडिकल तौर पे फिट है, और पाकिस्तान उस लिस्ट में आता है, इसलिए जब ये अप्लाई करें तो प्लीज आपको टीबी टेस्ट करवाना पड़ेगा। और सबसे जो मेन पार्ट अभी आएगा एप्लीकेंट के लिए, एप्लीकेंट की अच्छी इंग्लिश होना, या उसको कम से कम जो इंग्लिश का रिक्वायरमेंट है वो पूरी करना उसके लिए मस्ट है। इंग्लिश के लिए आपको A1 एग्जाम पास करना पड़ता है। अब देखा जाए तो आर्ट्स के अंदर काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं, आपने उसको सेटलमेंट रूट को ऑप्ट करना है, और उसके बाद फिर पूछेंगे कि आपने स्पाउस वीजा अप्लाई करना है, यस, और उसके बाद A1 A2 B1 B2 आता है। तो आपको जो इनिशियल एप्लीकेशन फॉर द एंट्री क्लियरेंस एज ए स्पाउस वीजा इज रिक्वायर्ड इज A1, इसलिए आपके पास UK VA रेफरेंस नंबर A1 अपने आर्ट्स एग्जाम देना है, और आपका जो लेवल है वो कम से कम A1 आपने पास करना है, तो आप यू विल बी क्वालिफाइड टू कंसिडर कि आपकी इंग्लिश अच्छी है और जो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी कर रहे हैं। और जो उसके बाद मेनली यहाँ पे जो साहब हैं उनकी, जैसे मैंने बोला कि इनकम, उनके पास अकोमोडेशन, दोनों का रिलेशनशिप मैरिज सर्टिफिकेट, और जो एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है उसके टीबी टेस्ट, और उसके बाद उसके साथ इंग्लिश सर्टिफिकेट, ये मेन आपकी रिक्वायरमेंट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन होएगी, फीस वगैरह पेड होएगी। अभी एक प्रपोजल एक कंसल्टेशन चल रही है, अभी लॉ नहीं बना, वो कंसिडर कर रहे हैं कि अगर ऐसे हालात हों कुछ लोगों की फीस के बारे में, तो जब तक लॉ नहीं बनेगा तो शायद मैं उस पर कोई डिस्कस नहीं करना चाह रहा। तो मेनली आपको जब ये साबित कर लें कि आपके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, सफिशिएंट आपके पास अकोमोडेशन है, रेगुलर आपका कॉन्टैक्ट है, मैरिज आपकी हो गई है, और एप्लीकेंट ने इंग्लिश पास कर ली है, तो आई थिंक ये तमाम टिक बॉक्स हो जाएंगे, तो आपके पास गुड चांस है कि आपको आराम से वीज़ा मिल जाएगा। आपको आजकल वो 90 डेज का वीज़ा देते हैं पासपोर्ट के ऊपर, और फिर यूके में आके जो आपने ऑप्ट किया है या आपने जो चूज़ किया था पोस्ट ऑफिस, या अगर नहीं चूज़ किया तो फिर लोकल जहाँ पे भी आपने एड्रेस दिया यूके में रहने का, तो आपके लोकल पोस्ट ऑफिस से आके अपना BRP कार्ड उठाओगे, जिसके ऊपर 2.5 साल का वीज़ा होएगा, और उसके बाद 2.5 साल के बाद एक्सटेंशन होएगी, और 5 साल पूरे करते हुए आप यहाँ पे इंडेफिनिट अप्लाई करोगे। लेकिन एक्सटेंशन टाइम यही प्रूफ कि आप इकट्ठे रह रहे थे 2.5 साल से, और प्लस आपने इनकम पूरी कर ली, लेकिन आपको इंग्लिश का A2 एग्जाम पास करना पड़ेगा। और जब आप जाओगे इंडेफिनिट के लिए 5 साल पूरे करते हुए,
तो फिर आपने प्रूव करना कि 5 साल से इकट्ठे हो और आपकी आपकी इनकम 18,600 से अबव है। और थर्ड क्वेश्चन ये आएगा कि जो एप्लीकेंट है उसने 2 एग्जाम पास करनी है, एक उसने लाइफ इन यूके टेस्ट पास करना है और दूसरा B1 एग्जाम पास करना है। और ऑन हैविंग दिस 2 सर्टिफिकेट plus showing they have income more than 18,600 and they are still in a subsisting relationship, he or she can apply for the indefinite leave to remain। और उसके बाद जब आपको इंडेफिनिट ग्रांट हो जाएगा तो इवन बेशक वेरी नेक्स्ट डे आपके पास राइट है कि आप अपनी नेशनलिटी की एप्लीकेशन कर दें, सब्जेक्ट टू कि आपका जो कैरेक्टर नीट एंड क्लीन है, किसी किस्म की आपके खिलाफ CCJ, काउंटी कोर्ट जजमेंट, पुलिस रिपोर्ट या इवन अनफॉर्चुनेटली रोड ट्रैफिक ऑफेंस भी ना लगे हों, तो आपके पास राइट है कि विदाउट वेटिंग फॉर 1 ईयर यू कैन मेक एप्लीकेशन वेरी नेक्स्ट डे आफ्टर ग्रांट ILR, तो आप क्वालिफाइड करेंगे कि यहाँ पे आपको ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाए। ये वो 1, 2, 3, 4 स्टेप है। फर्स्ट एंटी क्लियरेंस, फिर एक्सटेंशन, फिर इंडेफिनेट एंड द फोर्थ इज फॉर द नेशनलाइजेशन सर्टिफिकेट। तो 4 स्टेप के बाद आप क्वालिफाइड हो जाते हो कि आपको यहाँ पे ब्रिटिश पासपोर्ट आपको मिल जाए। तो ये है मोटी मोटी चीज़ें। अब आते हैं सवाल अभी मैडम का था रिगार्डिंग यूरोपियन नेशनल जो कि यूके में रह रहे हैं और उनके पास क्या राइट है। मैडम सॉरी, मुझे इसमें कोई मैं सॉरी फील कर सकता हूँ कि जब से ये ब्रेग्जिट स्टार्ट हुआ है, टीवी देख लें, मीडिया देख लें, न्यूज़पेपर देख लें, एक ही सवाल था कि ब्रेग्जिट के बाद जो यूरोपियन नेशनल यूके के अंदर हैं उनके साथ क्या होएगा, या जो ब्रिटिश नेशनल यूरोप में रह रहे हैं उनकी इमिग्रेशन स्टेटस या उनकी पोजीशन क्या होएगी। क्योंकि इतनी 30 साल की या आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग समथिंग 70 इयर्स की जो रफाकत थी जब वो सेपरेट हो रहे थे, जो भी टाइम, सॉरी मैं नहीं चाहता रॉन्ग बता दूं। अब जब से ये यूनाइटेड हुए थे, यूनियन में आए थे यूके, अब उससे उन्होंने ब्रेग्जिट किया, तमाम उनकी रिलेशनशिप, बिजनेस, इवन प्रॉपर्टीज सारी मिक्स एंड और हो रही थी। अब एकदम जब सेपरेट होने के लिए ब्रेग्जिट हो गया, अवाम ने डिसीजन दे दिया, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया, प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन दे दिया कि ये कॉल करने के ऊपर। लेकिन ये सारी चीज़ों के बाद जो सबसे बड़ी जो हडल्स आई है दोनों गवर्नमेंट को, यूरोपियन यूनियन को और ब्रिटिश नेशनल गवर्नमेंट को, वो दो एक ही थी कि जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, यूरोपियन या ब्रिटिश बैठे हैं यूरोप के अंदर, उनका इमिग्रेशन स्टेटस क्या होएगा और उनके पास क्या राइट है। उस पे पहले उन्होंने 1 ईयर का ग्रेस टाइम 2 साल का निकाला कि ग्रे पीरियड के 2 साल के अंदर अंदर जो भी लोग यहाँ से बैठे हैं वो अपने नेटिव कंट्री के अंदर, आपके पास 2 चीजें होती हैं, एक आप नेशनल सॉरी कॉल आ रही है, कॉल लेने पे बात करते हैं जी। हेलो हेलो जी, वालेकुम सलाम जी। से बात हो सकती है जी? मेरे भाई आप लाइव हैं, बोले सवाल क्या आपका जी? मेरे भाई आप लाइव हैं, आई एम स्पीकिंग रियाज गुल, हाउ मे हेल्प यू? हेलो जी मैडम आप लाइव हैं, बोले सवाल क्या आपका जी? अच्छा, मैंने एक्चुअली ये पूछना था कि मेरा इंडेफिनिट ड्यू है नेक्स्ट ईयर, राइट, तो स्पाउस वीजा है मेरे पास अभी। हम्म, तो मेरे हस्बैंड जो है वो ब्रिटिश सिटीजन है, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि मुझे लास्ट में यूके टेस्ट करना पड़ेगा और साथ में मेरे पास यहाँ की लेवल 6 से ऊपर की डिग्री है, तो मुझे इंग्लिश का टेस्ट भी देना पड़ेगा या नहीं? ओके, और कोई सवाल? और मैं ये भी पूछना चाह रही थी कि क्या मैं उसके बाद फॉरेन सिटीजनशिप अप्लाई कर सकती हूँ? ठीक। और बेसिकली पिछले साल हम पाकिस्तान गए थे सिर्फ 4 वीक्स के लिए, लेकिन हुआ ये कि वो जो रेड लिस्ट में चला गया था और हमारी फ्लाइट कैंसिल हुई, तो हमें 6 महीने वहाँ पे रहना पड़ा। राइट, तो हम सितंबर में वापस आए थे। ठीक। तो क्या उसका मेरी एप्लीकेशन पे, ILR पे या सिटीजनशिप पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा? ठीक है, राइट। मैं अभी आपको, आप प्लीज फोन बंद कर दें, टीवी पे आंसर सुने ताकि आपको आवाज आएगी जी। राइट,
आपके सवाल पे आने से पहले मैं पहले लास्ट क्वेश्चन फिनिश कर लूँ। वो यूओपी के बारे में बात कर रहे थे मैडम के सवाल पे। देखिए मैडम, ये सारी चीज़ें गुज़री हैं, लेकिन ये था कि आपके पास डेडलाइन थी। तमाम जो अनशॉर्ट ये है कि तमाम यूओपी के पास दिसंबर 2021 तक की डेडलाइन थी कि जिन लोगों ने यहाँ पे रहना है, वो सॉरी जून 2021 तक, कि आप लोगों ने यहाँ पे रहना है, अपने आप को रजिस्टर करवा लें और अपने को यहाँ पे कर लें। आप प्री सेटलमेंट पे चले जाएँ, या अगर आपने 6 साल गज़ा लिए तो आप सेटलमेंट पे चले जाएँ। आपने नीदर यू मेड एप्लीकेशन फॉर द प्री सेटलमेंट, नो फॉर द सेटलमेंट। अब आप कहते हो कि मैं 10 साल से यहाँ पे यूरोपियन हूँ और मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं की। मेरी आपको एडवाइस ये होगी कि प्लीज़ आप किसी भी, अगर आप हमसे मिलना चाहें, मोर देन वेलकम। आप हमारा सोशल मीडिया से आप नंबर ले सकते हैं या कंट्रोल से ले सकते हैं। ऑफकॉम की वजह से हम अपना नाम यहाँ पे नहीं बता सकते, लेकिन मेनली ये है कि या आप सोशल मीडिया से फाइंड आउट कर लें, अगर चाहें तो अपने किसी वकील के पास चले जाएँ, लेकिन आप जाके बताएँ रीज़न क्या है। डेडलाइन अनफॉर्चुनेटली आपने आपकी गुज़र गई है। अगर आप ये साबित करते हो कि हमें पता नहीं था, अननोइंगली हो गया, और रीज़न देते हो, तो मेरे ख्याल गुड चांस है कि आपको, कि जैसे आपने बोला कि 10 साल से यहाँ पे हैं, बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, प्रूफ़ दे दें और साबित कर दें कि आप कभी यहाँ से बाहर नहीं कहीं गए और ये आपका नेटिव कंट्री है, और इसी नेटिव कंट्री में हम सेटल होना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में आपकी एप्लीकेशन कंसिडर हो सकती है। लेकिन एक बात क्लियर है कि जो डेडलाइन थी टू मेक द एप्लीकेशन, वो एक्सपायर हो गई है। लेकिन उसके बावजूद लॉ के अंदर हमेशा रूम्स होते हैं और उसके अंदर गुंजाइश होती है कि कंसिडर किया जाए ऑन द बेस ऑफ द फैक्ट। अगर आप उस पर क्वालिफाई करते हुए या इमिग्रेशन ने ऑफिसर ने समझा, तो वो आपको ग्रांट कर देंगे, लेकिन इसमें डिले ना करें। इमीडिएटली प्लीज आप अपना एक्शन लें ताकि आपकी कोई मसाइल ना हो। आखिरी सवाल की तरफ चलते हुए, टाइम शॉर्ट है। जो अभी मोहतरमा ने पूछा कि अगर उनको डिग्री जहाँ से की है, अभी मैंने बताया था कि जो लोग यहाँ पे इंडेफिनिट अप्लाई करेंगे ऑन द बेस ऑफ द स्पाउस ऑफ द ब्रिटिश नेशनल, तो उनको इंडेफिनिट अप्लाई करते हुए 3 काम करने पड़ते हैं। नंबर 1, उसको लाइफ एनजीओ टेस्ट पास करना पड़ता है, B1 का पढ़ना पड़ता है। सॉरी कॉल आ रही है, अब सारी कॉलें आ रही हैं अभी। हेलो जी जी भाजी। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕੋ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਣਾ ਭਾਜੀ? ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈਣਾ ਵਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ? ਯੂਰਪ ਜਾਣਾ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ओके, अपने को पुर्तगाल का पासपोर्ट, अपना यूके अपना स्टेटस केड़ा इस टाइम है अपने को, सेटलमेंट या प्री सेटलमेंट? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ ओके, मैं टीवी ਦੇ आंसर करता, सुनो प्लीज टीवी ਦੇ, ठीक है जी? ਠੀਕ ਆ ओके जी। मेरा पहला सवाल सीगा कि जो उनका सवाल था कि आप क्या अप्लाई कर सकते हैं। यस, अगर आपने यूके से लेवल 7 डिप्लोमा जो कि ग्रेजुएशन आता है, या आपने यहाँ से ग्रेजुएशन की हो, या आपने यहाँ से मास्टर किया हो, तो फिर आप B1 से एग्जाम्प्ट हैं। लेकिन आपने बोला कि डिप्लोमा किया है वो लेवल 5 और 6, मैं सॉरी इस पर कमेंट्स नहीं कर सकता, लेकिन आपके पास राइट है कि यूके नेरिक से आप कंफर्म करवा लें कि क्या आपका जो डिप्लोमा है वो आपका लेवल 7 या ग्रेजुएशन के बराबर है, तो यस आप एग्जाम्प्ट हैं। लेकिन अगर आपने श्योर नहीं है, या आप समझते हो कि बजाय इसे हम नैरे को 78 पाउंड 100 पाउंड पे करें और लेट द मेक लाइफ इजी, स्टेट में अपना आर्ट्स एग्जाम बुक करें, आप B1 का एग्जाम पास करें, तो तमाम जो आप 3 चीज़ें साबित करनी पड़ेगी कि लेवल के इसका लेवल क्या है, उसकी फ़ीस देनी पड़ेगी और आपको नैरिक से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो फेयर इनफ, अदरवाइज यू कैन सेंड ऑल द पेपर वर्क टू द NARIC एंड दे मेक असेसमेंट एंड दे कैन इशू द सर्टिफिकेट। उसकी फीस समथिंग 80 पाउंड है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं इसमें टाइम लगेगा, देन यू शुड बुक द टेस्ट एंड पास द B1 एग्जाम्स एंड देन यू बी एलिजिबल टू मेक द एप्लीकेशन फॉर ILR। अब सेकंड सवाल आपका था क्या मैंने ILR ले लिया, नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं? नॉर्मल हालात में यस आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको 5 साल पूरे करते हुए नेशनल मिला और वेरी नेक्स्ट डे आप अपनी नेशनलिटी की एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन आपने एक और आपका इशू आया कि आपने 6 महीने गुजारे जो कि सिर्फ 90 डेज अलाउ हैं पर ईच ईयर टू स्टे आउट ऑफ द कंट्री। आपकी रीज़न बड़ी जेन्युइन है कि हमारा पर्पस था सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन ड्यू टू द अनफॉर्चुनेट डिजास्टर ये मुझे रुकना पड़ा वहाँ पे। तो मेरे ख्याल में ये आपकी जो रीज़न है वो जस्टिफाइबल है
और आर्गुएबल भी है, नंबर 1। नंबर 2 पर आपको ये साबित करना पड़ेगा कि जब यूके से आप पाकिस्तान या किसी कंट्री में गए थे, उस वक़्त जो रिटर्न टिकट थी आपकी, वो विदिन 90 डेज़ के अंदर की थी। अगर आप सिंगल में टिकट लेके गए थे या आप ओपन टिकट लेके गए थे, फिर शायद वो आप पे प्रॉब्लम पैदा करे। और साथ ही साथ आप ये भी साबित करें कि वहाँ पे आप वेल नहीं थे या आपको फ्लाइट नहीं मिल रही थी, और जो भी उसके एविडेंस दे सकते हैं, वो साल लगाएँगे तो आपकी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन आप एक्सप्लेन नहीं करते, तो मोर लाइकली वो आपको 5 साल इंडेफिनिट की बजाय वो आपको 10 साल पे लगा सकते हैं, और उस पे फिर आपने 5 साल जो गुज़ार लिए और फर्दर आपको एक्सटेंशन मिल सकती है। लिहाज़ा आपको यू शुड बी वेरी केयरफुल कि आप किस तरीके से उस चीज़ को डील करते हैं, हैंडल करते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। अभी एक और दोस्त का हमें सवाल आया है कि आप लोगों उन्होंने यूरोप जाना है। देखिए, आप यूरोपियन नेशनल हैं, आपके पास ड्यूल नेशनैलिटी है, येस आप जहाँ जा सकते हैं। इवन जो ब्रिटिश नेशनल हैं, वो भी यूरोप में जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ़ आपको वहाँ काम करने की, सेटलमेंट की इजाज़त नहीं है। जाने की इजाज़त है, जाएँ और वापस आ जाएँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप चेक कर लें, जो इंडियन हैं, वो जो नेशनल आपके स्पाउस हैं, उसको ऑफ कोर्स वहाँ जाते हुए वीज़ा लेके जाना पड़ेगा। पहले ये होता था कि अगर कोई नेशनल, यूरोपियन नेशनल अपने स्पाउस को यूके से वहाँ लेके जा रहा है, तो वो उसके साथ ट्रैवल कर सकते थे। लेकिन अब ब्रेक्ज़िट के बाद जो भी नॉन यूरोपियन नेशनल यूरोप में जाएगा, तो उसको वीज़ा लेना पड़ेगा। सिवाय इसके उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट हो या ब्रिटिश नेशनल हो, तो उसको यूरोप में विदाउट वीज़ा एंटर होने की इजाज़त है और सैर कर सकता है, लेकिन वहाँ उसको काम करने की, सेटलमेंट की इजाज़त नहीं है। तो आप मेक श्योर करें, जाने से पहले किसी अपने कागज़ दिखा लें, या जब पोर्ट पे जाएँ तो वीज़ा लेके जाएँ, ताकि आपको फिर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना आए। आपकी कॉल का शुक्रिया नाज़रीन, जिन्होंने हमें कॉल किया सराहा उनका शुक्रिया। हमेशा की तरह जो भी आज डिस्कशन हुई है, ये एज़ अ डिस्क्लेमर, मेक श्योर करें कि जब अपने वीज़ा अप्लाई करना हो, तो उस वक़्त के लेटेस्ट लॉज़ एंड कानून लाज़मी चेक कर लें, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। और हमें इजाज़त, नेक्स्ट वेडनेसडे 6 o'clock आपसे मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।